हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में आप लोग बार बार कहते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक हमारा है एंजाइम। क्या टॉपिक हमारा? एंजाइम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एंजाइम? एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस होता है, यह समझिए कि प्रोटीन का बना हुआ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या कैटेलिस्ट का काम करता है। क्या करता है? एक कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो किसी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे। हम लोग जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, खाना हजम होता है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम आते हैं जो खाने को हजम करवाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सलाइवा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करवाता है? हजम करवाता है। तो ये क्या सलाइवा एक तरीके का एंजाइम है, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा लाइपेज के बारे में, पेप्टिडेज के बारे में, अमाइलेज के बारे में। तो ये सब क्या एक तरीके के एंजाइम हैं जो क्या है केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हमको क्या है एंजाइम के बारे में पढ़ना है, तो चलिए एक एक को बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग अब पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि आपके जो मतलब सिलेबस है ना, जो भी सिलेबस के जितने टॉपिक है, जितने चैप्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, तो इसका डेफिनेशन ज़रूर याद रखिएगा। 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। समझ रहे हैं ना? ये मेरी बात याद रखिएगा। तो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। The specific types of protein that catalyze chemical reaction in living cell are called enzyme। क्या इस enzyme की definition क्या है? कि the specific type of proteins that catalyze means increase the chemical reaction in living cell are called enzyme। तो क्या है enzyme की definition? कि एंजाइम कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के खास तरीके के प्रोटीन होते हैं जो लिविंग सेल के अंदर, यानी जैसे हम लोग लिविंग सेल है, लिविंग बॉडी है, लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग सेल के अंदर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही बात? केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उस रेट को बढ़ा देना। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देना, उसको बोलते हैं कैटेलाइज करना। तो एंजाइम क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, यानी उसको बढ़ा देते हैं। ठीक, जब आप ये समझ चुके हैं तो अब आप दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एंजाइम आर कैटेलिस्ट। क्या है? एंजाइम आर कैटेलिस्ट दैट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि एंजाइम क्या होते हैं? कैटेलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, यानी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको ये लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब आप ये देखिए एक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें 3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना रहता है। क्या? 3 चीज़ें हम लोगों को इसमें ध्यान में रखना रहता है। एक होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। एक होता है एंजाइम। एंजाइम तो आप समझ चुके। दूसरा एक होता है सबस्ट्रेट और तीसरा होता है एक्टिव साइट। क्या होता है? एक्टिव साइट। आपने एंजाइम समझ लिया, अब सबस्ट्रेट क्या होता है? तो सबस्ट्रेट वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है जिसके केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है? एंजाइम बढ़ाता है, यानी एंजाइम जिस पे काम करता है। समझ में आ रही बात? एंजाइम जिस पे काम करता है वो समझिए क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, उसमें लिपिड भी खाते हैं हम लोग। ठीक, क्या खाते हैं? लिपिड खाते हैं, फैट खाते हैं। तो फैट को जो डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम होता है, जो उसके केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, आसानी से डाइजेस्ट करवाता है, वो होता है लाइपेज। तो ये समझिए कि लाइपेज क्या हो गया? ये एंजाइम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? लाइपेज हो गया आपका। ठीक, और हम लोग खा रहे हैं फैट, तो ये फैट, ये मान लीजिए फैट है। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एंजाइम है, ये लाइपेज हो गया, और जिसके केमिकल रिएक्शन को ये बढ़ा रहा है वो क्या है? फैट है। तो ये तो एंजाइम हम इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये चाहे कुछ भी हो, चाहे ये कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे ये क्या प्रोटीन हो, चाहे ये फैट हो, या कुछ भी हो, वो क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा, जो इसके साथ में आके क्या करता है? मिलता है, बाइंड करता है एंजाइम के साथ। ठीक, अब जिस जगह पे ये आके इसके साथ में बाइंड करता है, जिस जगह पे इसके साथ आके मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। अब ये कैसे काम करते हैं तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे इसका पूरा मैकेनिज्म आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे पढ़ने में क्या मजा आएगा। तो कैसे ये काम करता है? तो ये जो भी एंजाइम होता है
जो इंजाइम होता है इसके पास समझ लीजिए कुछ अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मेल हैं, जो मेल लोग होते हैं उनको फीमेल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी मेल होता है उसको फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे जो फीमेल है उसको मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि ये फीमेल है, ठीक, यहाँ पे इसको क्या है, फीमेल की तरफ मान लीजिए। अब ये क्या है, समझिए मेल है, तो अब ये भी याद रखिएगा मेल फीमेल सिर्फ इंसानों में तो नहीं होते हैं, ऐसे ही जानवरों में भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बकरी है, गाय है, तो उनमें भी मेल फीमेल है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान है वो मतलब किसी दूसरे जानवर की तरफ उसको अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। बकरा है तो बकरा बकरी उनको आपस में अट्रैक्शन होगा, गाय बैल हैं जो भी हैं तो उनको आपस में अट्रैक्शन होता है, और इंसान है तो उनको आपस में अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही जो सबस्ट्रेट होते हैं उसका स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ है तो किसी भी एंजाइम के साथ उसको अट्रैक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम है तो कोई भी सबस्ट्रेट है उसके साथ में उसको अट्रैक्शन होगा, नहीं, बल्कि हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम होगा, फैट के डाइजेस्ट करने के लिए अलग एंजाइम होगा, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होगा। समझ में आ रही बात? तो एंजाइम अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका सबस्ट्रेट भी अलग अलग होता है। तो मान लीजिए एक एंजाइम है, जो ये बॉडी के अंदर हमारे एंजाइम बनते रहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम बनते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो अपने एंजाइम की तरफ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो अब ये सबस्ट्रेट है तो ये क्या करता है, इसकी तरफ क्या करता है, अट्रैक्शन दिखाता है। तो फिर ये क्या आता है, इसके पास आता है, तो जो जिसका स्पेसिफिक एंजाइम होता है, तो वो आप ये जगह देख रहे हैं एक्टिव साइट, तो इसमें आके ये फिट होता है। समझ में आ रही बात? ये इसके तरफ अट्रैक्ट होता है और जो एक्टिव साइट है उसके अंदर आके फिट हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो उसके अंदर जब फिट होता है तब ये जो एंजाइम है इसके साथ में कुछ ये केमिकल रिएक्शन या कुछ समझिए कुछ केमिकल उसको दे देता है, कुछ छोड़ता है, कुछ बातें करता है, जो भी करता है। जब उसके साथ में वो कर लेता है जो भी करना हो उसको, उसके बाद फिर क्या होता है, ये वापस निकलता है। तो इसको हम लोग अब सबस्ट्रेट नहीं बोलते, अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? अब इसको हम लोग सबस्ट्रेट नहीं बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं हम लोग, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये जो एंजाइम है इसका जो मैकेनिज्म है कि कैसे ये काम करता है, तो दो फेमस थ्योरी हैं। एक है लॉक एंड की थ्योरी। क्या है? लॉक एंड की थ्योरी। एक होता है इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है। तो अब ये दोनों में क्या फर्क है, तो ये जो लॉक और की थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो भी क्या है सबस्ट्रेट होता है उसका एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और वो उसमें आके जैसे ताले के अंदर चाबी लगा देते हैं, ऐसे ही वो सबस्ट्रेट उसमें आके क्या होता है, फिट हो जाता है, तब वो काम होता है। और सबस्ट्रेट वो ऐसा होता है कि जो उस की के उस ताले के अंदर, उस लॉक के अंदर क्या है, आके वो फिट होता है। तो अब जो मतलब ये मान लीजिए आपका एंजाइम है, तो इसमें क्या है, जो इसका सबस्ट्रेट होगा वो ऐसा होगा कि जो इसमें आके एकदम क्या हो, सटीक फिट हो जाए। तो इसको मान लीजिए ऐसा रहेगा। समझ में आ रही? तो ये इसमें जब फिट होता है तब उसके साथ में जो कुछ करना रहता है, उसको अपना केमिकल वगैरह जो भी छोड़ना रहता है वो छोड़ता है, फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, ये एक एंजाइम है, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और जैसा सबस्ट्रेट होता है उसके हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेता है। एंजाइम कि मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा है, अब इसमें तो ये कहीं फिट नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि ये वाली जो दूसरी थ्योरी है कि ये अपने आप को वैसा ही बना लेता है, ढाल लेता है, यानी ये क्या है, अपने आप के अपने अंदर एक ऐसा जगह बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जगह बनती है तो ये जो सबस्ट्रेट है वो इसके अंदर आके क्या होता है, फिट हो जाता है। तो जब ये फिट हो जाएगा तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर वो आगे के जो प्रोसेस है वो होता रहेगा। तो ये दो थ्योरी चलती हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और पढ़ना, आपके सिलेबस में पूछ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे थोड़ा। एंजाइम इंक्रीज, एंजाइम्स जो होते हैं क्या करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये मालूम ही है कि इनका एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। जो भी एंजाइम होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। समझ में आ रही बात? यानी हर सबस्ट्रेट का अलग एंजाइम होता है, हर सबस्ट्रेट का अलग एंजाइम होता है, और हर एंजाइम का एक अलग खास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। ये नहीं कि कोई भी सबस्ट्रेट है और किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड कर लेगा, उसके साथ मिल जाएगा, जो भी काम करना करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तीसरा क्या है, एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल,
इंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दे आर हीट सेंसिटिव। वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी जैसे उनको ज्यादा हीट देंगे तो वो डी नेचर हो जाते हैं, यानी अपना काम करना वो बंद कर देंगे। और क्या होता है, इंजाइम आर एम्फोटेरिक। इंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी उनके पास में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, यानी क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़े रहते हैं। और क्या इसका प्रॉपर्टी है, दे आर अनस्टेबल एंड देयर एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज और enzyme can be destroyed by variety of conditions like temperature, wide changes in pH। तो अब क्या है, और क्या है, तो दे आर अनस्टेबल। ये जो होते हैं इंजाइम वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि एक ही हालत में हमेशा रहते हैं, बल्कि देयर एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज। उनकी अगर कंडीशन बदल रही है तो उनकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और इंजाइम कैन बी डिस्ट्रॉय, और इंजाइम या तो पूरा भी क्या है, खत्म हो सकता है, यानी पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय वेराइटी ऑफ कंडीशन, यानी कंडीशन के अलग अलग होने की वजह से। जैसे कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो भी डीनेचर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लो हो जाए इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मतलब कंडीशंस हैं उनके बदलने की वजह से इनकी जो एक्टिविटी है वो बदल सकती है। ऐसे ही क्या है, वाइड चेंजेस इन पीएच, यानी जो पीएच रेंज है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बदल रहा है। मान लीजिए जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, नॉर्मली 6 से 7.5 के बीच में काम करते हैं, और जो पीएच है आपने उसको 2 कर दिया, 1 कर दिया, तो उसमें भी क्या है, इंजाइम काम नहीं कर पाएगा। या तो आपने उसको 10 कर दिया, 12 कर दिया, तो उसमें भी वो क्या है, काम नहीं कर पाएगा। तो पीएच के बदलने की वजह से भी क्या है, इंजाइम को दिक्कत होती है। और क्या है, दे आर प्रोटीन्स, और जो इंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं विद हाई मोलिक्यूलर वेट, और उनका जो मोलिक्यूलर वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, तो बिटवीन 10,000 टू मिलियंस, यानी 10,000 से लेके मिलियंस तक, यानी 1 मिलियन 2 मिलियन उनका मोलिक्यूलर वेट हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा मोलिक्यूलर वेट के होते हैं वो। ठीक, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। और ये बात भी ध्यान रखिए कि जो इंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर ऑल लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्या है, ज़्यादातर जो इंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट द ग्रुप ऑफ कैटालाइटिक ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के अंदर जो इंजाइम होते हैं, जो कैटालाइटिक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए नहीं होते हैं। नहीं तो अक्सर जो ज़्यादातर मतलब जो इंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर काम करने वाला जो इंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है। अब एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में जो पूछ रखा है, वो है आईयूबी। क्या, आईयूबी और एमबी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम। इंजाइम का क्या है, आईयूबी और एमबी क्लासिफिकेशन पूछा है। तो आईयूबी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और एमबी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मतलब इस वाले फील्ड में, इंजाइम वाले फील्ड में बहुत काम किया है, बहुत सारे रिसर्च की हैं। तो उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन बताई हैं, और बहुत सारे कैसे इंजाइम का नाम रखा जाए, नहीं रखा जाए, कैसा सफिक्स लगाएंगे, कैसा प्रीफिक्स लगाएंगे, इसे पूरी डिटेल उन्होंने बताई। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को हम लोग, उन्होंने क्या है, क्लासिफिकेशन किया इंजाइम का। तो 6 तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया है, तो वही क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब उनका नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे उन्होंने नाम रखा है, ये सब डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इनके काम के हिसाब से किया गया है, यानी अलग अलग इंजाइम है, अलग अलग तरीके का फंक्शन वो शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं के काम के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ इंजाइम, या दिस कर लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ इंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, डिहाइड्रोजेनेज। क्या है, डिहाइड्रोजेनेज एक एग्जांपल हो गया, ऐसे ही ऑक्सीडेज एक एग्जांपल हो गया इसका। अब दूसरा जो टाइप है वो क्या है, ट्रांसफेरेज। ये भी क्या है, इंजाइम का एक टाइप है, क्या है, ट्रांसफेरेज। दिस टाइप ऑफ इंजाइम involve in transferring of chemical group such as alcohol, carboxyl, sulfate, phosphate, aldehyde, ketone।
ठीक है। तो ये इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो केमिकल ग्रुप होते हैं ना उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी एक जगह से उठाया दूसरे के पास लाके छोड़ दिया, तो एक जगह से ले आके दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, ट्रांस अमाइनेज और काइनेज, ट्रांस अमाइनेज और काइनेज। अब तीसरा जो टाइप है एंजाइम का वो क्या, हाइड्रोलाइसेज, क्या है, हाइड्रोलाइसेज। तो ये क्या करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। तो इस टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड, अलग अलग टाइप के जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोलाइसेज। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि लाइपेज, पेप्टिडेज, ग्लाइकोसाइडेज, ठीक। और चौथा जो है वो क्या है, लाइएज। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व एडिशन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एट डबल बॉन्ड्स। तो ये क्या करते हैं, जो लाइएज हैं वाटर के जो एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे ही अमोनिया के जो एटम जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एलिमेंट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट है जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड पे, याद रखिएगा, एट दी डबल बॉन्ड। यानी कि मान लीजिए कोई क्या स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है और उसमें क्या है, ये इनके एलिमेंट लगे हुए हैं जैसे कि वाटर के यानी H2O लगा हुआ है, या अमोनिया लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है, या कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है वहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो अगर डबल बॉन्ड पे हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व एडिशन और रिमूवल, या तो वहाँ पे इसको क्या करते हैं, ऐड करना है अगर कहीं पे वाटर के मॉलिक्यूल तो इसमें ये काम करते हैं, या रिमूव करना है वाटर के मॉलिक्यूल को, मान लीजिए हाइड्रोजन को रिमूव करना है या ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो ये वाले एंजाइम उसमें काम करते हैं। ऐसे मान लीजिए नाइट्रोजन को, अगर वहाँ पे अमोनिया है और उसमें से नाइट्रोजन को हटाना है, ठीक है, किसी ग्रुप के अंदर अमोनिया है और अमोनिया का एलिमेंट क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें से अगर क्या कहते हैं नाइट्रोजन को हटाना है या हाइड्रोजन को हटाना है तो वो हटाने का काम या जोड़ना है, हटाना है या जोड़ना है, दोनों में से कोई सा भी अगर काम है इस टाइप का तो वो कौन करता है, लाइएज करते हैं। पांचवा जो टाइप है एंजाइम का वो है आइसोमरेज, क्या है, आइसोमरेज। तो ये क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ एंजाइम आर इन्वॉल्व इन आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन में काम आते हैं। आइसोमराइजेशन क्या होता है, तो आइसोमराइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन आइसोमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर। यानी जैसे कि आइसोमराइजेशन क्या होता है कि कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए C6H12O6 है, एक फार्मूला है, तो इसके अब स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि आइसोमराइजेशन। यानी केमिकल स्ट्रक्चर जो है, यानी केमिकल फार्मूला सेम हो और उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अलग अलग अगर बनाया जा रहा है तो उसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये उसमें क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला तो एक है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर अलग अलग बनवाने में काम आते हैं जो एंजाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। और जो छठा टाइप है एंजाइम का वो क्या है, लिगेज। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बाइंडिंग और ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो ये जो लिगेजेज हैं, ये जो एंजाइम है, ये क्या करते हैं, तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल हैं तो उनको आपस में बॉन्ड बनाने का, जोड़ने का काम करवाते हैं कौन, लिगेजेज। तो इनका एग्जांपल क्या है, सिंथेटेज, क्या उसका सिंथेसिस करवाते हैं तो उसी से नाम रख दिया गया सिंथेटेज। ऐसे ही कार्बोक्सिलेज, क्या, कार्बोक्सिलेज। अब एक टॉपिक और था आपके सिलेबस में जो पूछ रखा है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। यानी वो क्या चीज़ें हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी यानी वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो किसी एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि घटा दिया जाए उसको, समझ रहे हैं। अफेक्ट करने का मतलब या तो बढ़ा दें या घटा दें, सारी इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको अगर इतना भी याद हो जाता है ना तो समझ लीजिए काफ़ी है, लेकिन हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आप जान चुके हैं, ठीक। तो आप पहले सिर्फ टाइप्स पढ़ लीजिए। सबसे पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का कंसंट्रेशन भी क्या करता है, अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है। ऐसे ही पीएच भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट जो ऐसे ही जो यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो भी अफेक्ट डालते हैं। ऐसे ही क्या है, इनहिबिटर्स होते हैं, जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही जो एंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं।
आपको अब ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अफेक्टिंग का मतलब किसी के एक्टिविटी को लो करना ही होता है, इसलिए कि यहाँ पे इनहिबिटर है वो लो करेगा और एक्टिवेटर है तो वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो अफेक्ट करने का मतलब जो जिसमें वो है उसको ऊपर कर दिया जाए तब भी वो अफेक्ट है, जो नॉर्मल उसका कंडीशन है उससे ऊपर कर दिया जाए तब भी अफेक्ट हो गया, नीचे कर दिया जाए तब भी अफेक्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहला क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक, तो ये भी क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो कैसे करता है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, अगर जो सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से समझिएगा कि मान लीजिए एक एंजाइम हो गया, 2 एंजाइम हो गए, 3 एंजाइम, 4 एंजाइम है। ठीक है, कितने हैं, 4 एंजाइम हैं और यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, 2 सबस्ट्रेट हैं। अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग सबस्ट्रेट अगर हम लोग सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें बाई कीपिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कांस्टेंट, जो हमारा सबस्ट्रेट है इसके कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा दें। मान लीजिए 2 थे, मैंने 4 कर दिया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये क्या हमारे सबस्ट्रेट हैं, क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, हमारे एंजाइम है। ठीक, ये क्या है, हमारे एंजाइम। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें हम, और जो एंजाइम जितने हैं उनको कांस्टेंट रखा जाए। मान लीजिए 4 थे तो 4 ही रखें, तो फिर क्या होगा, इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा ऐसा, कि इसलिए कि ये 4 एंजाइम थे और 2 हमारे सबस्ट्रेट थे, तो 2 के साथ में क्या है, बाइंड करके अपना काम कर रहे थे, तो रिएक्शन हो रहा था तो थोड़ा कम था। ठीक, तो जितना भी रिएक्शन था वो था, लेकिन 2 सबस्ट्रेट और हमने बढ़ा दिए तो 2 एंजाइम और थे, तो ये 2 और भी काम करने लगे। तो ये समझिए कि अभी 2 दुकानें थी जहाँ से आपकी कमाई हो रही थी, ये इसके साथ बाइंड करके इसके साथ बाइंड करके काम कर रहा था, तो 2 ही से कमाई हो रही थी। ये 2 अभी आपकी दुकानें बंद थी, लेकिन जब यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गए, यानी समझिए ग्राहक आ गए, तो अब ये दुकानें भी आपकी चलने लगी, तो आपका क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी ना। ऐसे ही क्या होता है, एंजाइम हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि जब सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो एंजाइम का एक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, रेट ऑफ एक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरीके से इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो एक एंजाइम है ये अकेले 2 के साथ नहीं मतलब बाइंड करेगा, 2 के साथ काम नहीं करेगा, 2 के साथ इनका क्या कनेक्शन नहीं रहेगा। एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करता है, एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा, तब आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कांस्टेंट, तो क्या होगा, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। समझ में आ रही बात, कि मैंने पहले 4 एंजाइम बनाए थे, ठीक, और 2 आपके पास सबस्ट्रेट थे, तो सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, केमिकल आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ेगा इनिशियली शुरू में। लेकिन ये कह रहे हैं अब क्या कह रहे हैं, बट व्हेन ऑल एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड द सबस्ट्रेट, लेकिन जितने एंजाइम हैं जब वो सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, समझ में आ रही, लेकिन व्हेन ऑल एंजाइम आर ऑक्यूपाइड दिस बाय सबस्ट्रेट, लेकिन जितने भी एंजाइम हैं जब वो क्या है, सबस्ट्रेट के साथ सारे एंजाइम क्या हैं, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यानी समझिए सबका जो रिएक्शन इनके साथ हो जाएगा, सारे जितने हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। जितनी दुकानें थी जो खाली थी सब क्या हो गई, भर गई। सारी दुकानों, सारे कमरे जो रूम थे, जो रेंट पे कमरे थे, वो सब क्या हो गए, भर गए। तो अब आगे दुकान खोलने की जगह ही नहीं है। लेकिन क्या है, ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये याद रखिएगा, ये क्या है, सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जा रहे हैं। आपके जो एंजाइम थे वो 4 थे, सबस्ट्रेट पहले 2 थे, तो 2 बढ़ाए, तो शुरू में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि आपके पास यहाँ एंजाइम है ही नहीं, तो ये किसी के साथ, इनके साथ ये बाइंड नहीं करेगा, ये इनके साथ बाइंड नहीं करेगा। ये जो आपस में जिन्होंने बाइंड कर रखा है वो आपस में काम करते रहेंगे, अपना दूसरे के साथ में वो क्या है, बाइंड नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप, लेकिन जब सारे जो एंजाइम है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं बाय सबस्ट्रेट, यानी आपस में जब सबस्ट्रेट और एंजाइम मिल जाते हैं, फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मजीद अगर आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं और सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि एंजाइम इनके पास, इनके लिए बचे ही नहीं है, एंजाइम इनके लिए बचे ही नहीं है। तो ये किसके साथ अपना रिएक्शन बनाएंगे, किसके साथ बाइंड करेंगे, इसलिए सबस्ट्रेट बढ़ाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, केमिकल जो क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं बढ़ेगा। अब इसी का उल्टा आप समझ लीजिए बिल्कुल, दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये भी क्या करता है, इसके एंजाइम के रिएक्शन को क्या, एक्टिविटी को क्या करता है,
अफेक्ट करता है, तो इसी का सेम उल्टा है ये। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ इंजाइम इज इंक्रीज बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि अगर हम इंजाइम के क्या है कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए उनकी तादाद को, उनके नंबर को, उनके काउंट को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कांस्टेंट, और जो सबस्ट्रेट है उसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या होगा इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो शुरू में क्या है क्या कहते हैं, शुरू में तो क्या होगा रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, बट व्हेन ऑल द सबस्ट्रेट आर ऑक्यूपाइड बाय एंजाइम, लेकिन जितने सबस्ट्रेट हैं जब वो एंजाइम के साथ क्या करेंगे बाइंड कर लेंगे, फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो और ज़्यादा अगर आप एंजाइम को बढ़ा रहे हैं तो उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप समझिए इसका कि मान लीजिए आपके पास क्या है ये सबस्ट्रेट थे, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 4 सबस्ट्रेट थे, ठीक है, और आपके पास 2 एंजाइम थे, ठीक, आपके पास क्या है 4 सबस्ट्रेट थे और 2 एंजाइम थे, तो ये आपस में क्या है बाइंड करके अपना काम कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं प्यार मोहब्बत जो भी कर रहे हैं वो, ठीक है, कर रहे थे ये। तो ये कह रहे हैं कि जो अगर आप हम एंजाइम को और बढ़ाते हैं, अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कब? अगर हम लोग क्या है एंजाइम के क्या है कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कांस्टेंट रहता है उसको नहीं बढ़ाते हैं, यानी सिर्फ एंजाइम को हम लोग बढ़ा रहे हैं और सबस्ट्रेट जो है उतना ही है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, तो शुरू में क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसलिए कि 2 एंजाइम बढ़े तो ये 2 कांस्टेंट जो ये जो 2 सबस्ट्रेट है इनके साथ ये बाइंड करेंगे तो शुरू में तो क्या है इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन और अगर ज़्यादा आप एंजाइम को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए और एंजाइम बढ़ा दिए, तो कह रहे हैं कि उससे आपका जो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि क्या है जो जितने आपके पास सबस्ट्रेट थे वो सब ऑक्यूपाइड हो गए हैं, यानी सबको इन्होंने समझ लिया कि पटा लिया है। समझ में आ रही बात? मान लीजिए 4 है तो ये सबको इन्होंने पटा लिया, अब कोई है ही नहीं जिनके साथ ये दोस्ती करें, इधर कोई है ही नहीं, जब है ही नहीं तो एंजाइम चाहे आप कितना भी ला दें, कितना भी एंजाइम ला दें, ये इनके साथ नहीं जाएंगे, इनके साथ बाइंड नहीं करेंगे, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बढ़ेगा, ठीक। अब तीसरा जो चीज़ इफेक्ट करता है वो क्या है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन घट और बढ़ सकता है, ठीक है, किसका एंजाइम का। तो द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीज इनिशियली एट टेम्परेचर इंक्रीज। ये कह रहे हैं अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो शुरू में क्या है एंजाइम का रिएक्शन बढ़ सकता है, बट दिस इंक्रीज इज ऑब्टेन्ड टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जो ये एंजाइम का रिएक्शन बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है वो क्या है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर तक ही बढ़ेगा, एक क्या है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही बढ़ेगा। ऑप्टिमम मतलब एक समझ लीजिए बॉर्डर लाइन है, एक बेस्ट टेम्परेचर जो है वहीं तक बढ़ेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 35 से 38 डिग्री तक। मान लीजिए अगर किसी जगह पे मान लीजिए हमारे जो स्टोमक है उसका टेम्परेचर अभी 30 है, ठीक है, और उसमें क्या है एंजाइम अपना काम कर रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन एक रेंज तक। अगर उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो अब उससे यानी कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एंजाइम का रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही उसका रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि वो डीनेचर हो जाए तो फिर क्या होगा उसका रिएक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना 35 से 38 तक के डिग्री के बीच में अगर आप लेके जाते हैं तब तो उसका क्या है रिएक्शन बढ़ता रहेगा। जो 35 और 38 के बीच में आएगा तो वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ऊपर उसका रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। और कह रहे कि और ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर में डी नेचर द एंजाइम। तो अगर अब इससे 35 और 38 से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा उससे जो एंजाइम क्या है वो डीनेचर हो जाएंगे और उनका जो रेट ऑफ एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। चौथी जो चीज़ है जो मतलब अफेक्ट करती है तो वो क्या है इफेक्ट ऑफ पीएच, यानी जो पीएच रेंज होता है वो भी क्या करता है एंजाइम के एक्शन को क्या कहते हैं घटाता और बढ़ाता अफेक्ट करता है। तो देयर इज ए रेंज ऑफ ऑप्टिमम पीएच इन विच एंजाइम शो, यहाँ पे क्या कर लीजिए शो बढ़ा लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि एक पीएच का भी एक जो भी पीएच रेंज होता है एक उसका ऑप्टिमम रेंज होता है, यानी एक बेस्ट रेंज होता है कि उस रेंज में क्या है जो उस पीएच रेंज में एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो क्या है बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो रेंज को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे दिक्कत क्रिएट होने लग जाएगी, ठीक है। तो वो रेंज क्या है दिस रेंज इज जनरली फ्रॉम पीएच 6.4 to
7.5 pH, ठीक है। तो 6.4 से 7.5 का pH का जो रेशियो है, इस बीच में अगर मतलब जहाँ पे इंजाइम है वहाँ का जो मतलब नेचर है, वहाँ का जो pH रेंज है वो 6.4 से 7.5 के बीच में अगर है तो जो इंजाइम है बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर उसको आप ज़्यादा इधर उधर गड़बड़ करते हैं तो फिर इंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ये सारे इंजाइम के लिए नहीं है, कुछ इंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनको मतलब जिनका अलग अलग उनका खास स्पेसिफिक है, जो मतलब उनके लिए ऑप्टिमम ये नहीं है, बल्कि उनका क्या है, उनके नेचर के हिसाब से कुछ अलग है। तो वो जो अलग है, जिनका नेचर अलग है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने नीचे दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिए। जैसे कि एक इंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज। तो एक इंजाइम क्या है, एसिड फॉस्फेटेज। तो इसका क्या है, कितने में काम करता है, तो 5.5 pH में ये काम करता है। इसका जो बेस्ट रेंज है इसमें अच्छे से ये काम करेगा तो वो क्या है 5.5। ऐसे ही पेप्सिन जो है तो वो कितना pH रेंज में काम करता है, तो 2.0। देख रहे हैं, तो ये कितना इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक इसमें रेंज में ये काम कर रहा है, तो उसमें अच्छे से काम करता है अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है वहाँ पे। ऐसे ही जो अमाइलेज है वो काम करता है 6 से 7 के बीच में। ऐसे ही जो लाइपेज है ये किस में काम करता है, तो 7 के रेंज में काम करता है। ऐसे ही जो पेपेइन है वो क्या है 5 से 6 pH के रेंज में काम करता है। ऐसे ही जो ट्रिप्सिन है वो 6 से 8 के बीच में काम करता है। ऐसे ही जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये भी सब इंजाइम है, तो वो किस में काम करता है, तो ये करता है 9 से 9.2 के बीच में काम करता है। अगर आपको दिखा नहीं हो तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। और क्या चीज़ अफेक्ट करती है, तो इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो क्या करती है, डी नेचर कर देती है इंजाइम को, उससे क्या है इंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर मतलब जो इंजाइम के एक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इनहिबिटर्स हैं जो इंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो इंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका केमिकल रिएक्शन के रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिवेटर्स होते हैं। तो जो एक्टिवेटर्स होते हैं क्या करते हैं, इंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, यानी इंजाइम के एक्शन को और क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब एक्टिवेटर अगर अपना काम करते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ आपके सिलेबस में है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम, के इंजाइम कैसे काम करता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो दो थ्योरीज हैं इसके अंदर जो मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताती हैं। तो एक थ्योरी आपकी लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसको थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसको, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस या मॉडल, ठीक है। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल है उसको किसने मतलब दिया था, किस साइंटिस्ट ने, तो वो है एमिल फिशर। कौन है, एमिल फिशर। और जो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस है वो किसने मतलब प्रोड्यूस कराया था, वो किसने इंड्यूस कराया था, किसने दिया था ये, तो वो दिया था कोशलैंड ने। किसने, कोशलैंड ने ये मतलब बताया था लोगों को इसके बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे इंजाइम काम करता है, तो कुछ स्टेप में वो काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, द इंजाइम अट्रैक्ट द सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट। तो जो इंजाइम होता है वो क्या करता है, जो सबस्ट्रेट है उसको अपने एक्टिव साइट की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए ये कोई सबस्ट्रेट है, क्या है, कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये मान लीजिए ये फैट मान लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, फैट हो गया, जो एक तरीके का क्या है, सबस्ट्रेट है। ये जो एक तरीके का ये क्या है, फैट है, जो एक तरीके का क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब इसका जो मान लीजिए इंजाइम है, तो अब ये इंजाइम है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में इस जो सबस्ट्रेट है उसको अपने तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही बात, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, इंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये जब आपस में मिल जाता है, जो इसको खींचता है तो ये आके इसके साथ में मिल जाता है, इसके साथ में आके मिलता है, बाइंड करता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, इंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको इस तरीके से हम लोग शो करते हैं E+S, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ए प्रोसेस कॉल्ड कैटेलाइसिस अकर्स। तो एक प्रोसेस होता है दूसरे स्टेप में जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेलाइसिस, यानी जो इंजाइम है ये अपने सबस्ट्रेट के साथ कुछ करता है, यानी कुछ बातें करता है, कुछ को समझाता है, कुछ केमिकल देता है, पैसे उसे दे के मनाता है कि जाओ तुम ज़्यादा जिद न करना और आराम से क्या हो, डाइजेस्ट हो जाना, ठीक है।
तो जो भी तो ये इसके साथ में जो भी कुछ करता है, बात करता है, उसको समझाता है, उसके कान में कुछ कहता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस बोलते हैं। यानी ये कि कुछ केमिकल वगैरह इसके साथ में वो छोड़ता है, इसके संगत में आने के बाद वो क्या है, बहुत नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और आराम से उसका क्या है फिर केमिकल रिएक्शन आसान हो जाता है। और फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, नाउ द एंजाइम रिलीज द सबस्ट्रेट। अब फिर उसके बाद जब इससे अपना जो भी बातचीत करना रहता है, जो भी करना रहता है, जब वो कर लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये एंजाइम उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब ये क्या होता है, कभी तो दो, ये टूट के दो हो जाता है, कभी सिंगल ही रहता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपका सबस्ट्रेट बाहर आ गया। तो इसको हम लोग नाउ सबस्ट्रेट, और अब जब ये सबस्ट्रेट बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये ES था। ठीक है, ES क्या उसको बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। ठीक, तो अभी आप देखिए कि उसको हम, ये ES था, यानी क्या कहते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। फिर उसका दूसरा स्टेप में क्या है, कुछ कैटालाइसिस हुआ, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, फिर यहाँ ES एक साथ में थे तो E अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। फिर उसके बाद जो रिलीज होता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब एक टॉपिक और है उसमें कि आपके सिलेबस में वो क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो द एजेंट्स विच प्रिवेंट और डिक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो कह रहे हैं कि वो चीज़ें या वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, एंजाइम के एक्शन को डिक्रीज कर देते हैं या रोक देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। तो टाइप ऑफ इनहिबिटर, तो इनहिबिटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव या इरिवर्सिबल इनहिबिटर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये रिवर्सिबल है इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला जो इनहिबिटर होता है रिवर्सिबल, ये क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है उसी जैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एंजाइम था, ठीक है, और इसका जो सबस्ट्रेट था, तो ये वाला जो इनहिबिटर होता है वो इसी सबस्ट्रेट के जैसा होता है, यानी सिमिलर होता है इसी के साथ में। तो ये क्या करता है, जो इसका एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, उस पर जाके ये बाइंड कर लेता है। ये समझिए इनहिबिटर है और ये आके इसी पे बाइंड कर लिया, तो अब जो सबस्ट्रेट है आपका इधर वो रखा रह जाता है, वो इस पर बाइंड नहीं कर पाता है। सबस्ट्रेट से पहले आके जो इनहिबिटर है वो इस पर बाइंड कर लेता है, तो इसको काम नहीं करने देता है एंजाइम को। ठीक है, और ये वाला जो क्या है, जो ये वाला जो ये इनहिबिटर है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन उसको हम लोग बढ़ाते हैं, देन इनहिबिशन इज रिवर्स। तो जो इनहिबिशन है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, नहीं हट जाता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव या इरिवर्सल इनहिबिटर, तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स बाइंड विद द फंक्शनल ग्रुप अदर देन द एक्टिव साइट। तो इस वाले जो ये जो दूसरे टाइप के और ये जो दूसरे टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते हैं, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उस पे जाके वो बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉर एवर। और जो एंजाइम है उसका एक्शन क्या हमेशा के लिए इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसको नाकारा कर देते हैं, काम करने के लायक नहीं छोड़ते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज, अगर हम लोग सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तब भी क्या होता है, इनहिबिशन डज नॉट रिवर्स। तो जो उसका इनहिबिशन है, यानी जो इनहिबिटर उसका इफेक्ट कम नहीं होता है। ठीक है, एक टॉपिक और जो आपको इसमें पढ़ना है वो क्या है, थेरापेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। यानी जो एंजाइम है उसको हम लोग बीमारी को ठीक करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसका यूजेस होता है, और क्या फार्मास्यूटिकल यानी दवा बनाने में या दवा या किसी बीमारी के डायग्नोस करने में, बीमारी के चेकअप में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक, तो एक आपको क्या पढ़ना है, थेरापेटिक इंपॉर्टेंस। तो क्या क्या है, तो एक होता है गैलेक्टोसाइडेज, एक एंजाइम क्या है, गैलेक्टोसाइडेज। तो ये क्या यहाँ पे यूज होता है, तो इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस इन चिल्ड्रेन। ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है जिसको क्या लैक्टोज हजम नहीं हो पा रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है उसको, तो उसको क्या कहते हैं ठीक करने के लिए, ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए गैलेक्टोसाइडेज देते हैं। तो जब ये देंगे तो ये क्या करेगा, लैक्टोज को क्या करेगा, आसानी से डाइजेस्ट करवा देगा, तो बच्चे को इंटॉलरेंस नहीं होगा, आसानी से उसको हजम हो जाएगा। दूसरा एक एंजाइम है एल एस्पैराजिनेज, इज यूज टू ट्रीट कैंसर। तो ये जो है ना एक एल एस्पैराजिनेज एंजाइम है, तो ये किस काम में यूज होता है, तो ये कैंसर को ठीक करने के लिए, यानी ल्यूकेमिया को ठीक करने के लिए यूज होता है। यानी अगर क्या कहते हैं
जो हमारा ब्लड में जो RBCs होते हैं उनका कैंसर हो गया बहुत ज़्यादा, वो बढ़ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही क्या पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टिडेज आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे ये जो इंजाइम है ये जो इंजाइम्स हैं ये हमारा जो GIT है इसमें डिसऑर्डर होता है डाइजेस्ट से रिलेटेड, यानी डाइजेशन से रिलेटेड हमारे GIT में दिक्कत होती है, खाना हजम वगैरह नहीं होता है, तो ये वाले इंजाइम क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऐसे एक इंजाइम है ट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। ठीक है, ट्रिप्सिन इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही नेटोकाइनेज इज यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी अगर किसी का प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा क्या वो कम हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन कराने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए नेटोकाइनेज यूज होता है। ऐसे ही क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज आर यूज टू ट्रीट थ्रोम्बोसिस। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो थ्रोम्बोसिस को ठीक करने के लिए यूज होता है, यानी क्या है, जो हमारा प्लेटलेट है उसका क्या क्लोट हो रहा है, यानी समझिए ब्लड का क्लोटिंग हो रहा है, तो उस क्लोटिंग को तोड़ने के लिए, डिजोल्व करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही क्या है, कोलेजेनेज इज यूज टू ट्रीट स्किन अल्सर। अगर किसी को स्किन का अल्सर हो रहा है यानी छाले वगैरह पड़ गए हैं तो उसको लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलेजेनेज यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, यूरिकेज इज यूज टू ट्रीट गाउट। अगर गाउट हो रहा है यानी गठिया का दर्द होता है, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए यूरिकेज एंजाइम यूज होता है। ऐसे ही लाइसोसोम इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक, और लाइसोसोम एंजाइम होता है एक तरीके का जो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज होता है। ऐसे ही यूरोकाइनेज इज यूज टू डिसॉल्व ब्लड क्लोट्स। ऐसे ही एक एंजाइम है यूरोकाइनेज, तो वो क्या है, ब्लड का क्लोटिंग अगर हो रही है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग को हटाने के लिए यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी दवा वगैरह बनाने के लिए या डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें से क्या है, ग्लूकोज आइसोमरेज। क्या है, ग्लूकोज आइसोमरेज एक एंजाइम है, इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप, यानी हाई लेवल का फ्रक्टोज जिसमें हो ऐसा सिरप बनाने के लिए ग्लूकोज आइसोमरेज यूज किया जाता है, एक एंजाइम है। ऐसे ही गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहल एब्यूज एंड इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज ये क्या होता है, अगर किसी ने शराब पी लिया, शराब का एब्यूज़ हो गया, तो उसका चेकअप करना है कि इसने शराब की वजह से इसको दिक्कत हुई है नहीं हुई है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए। ऐसे अगर इन्फेक्शन हो गया लीवर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, तो उसको चेक करने के लिए भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही पेनिसिलिन एसाइलेज इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक आता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलिन एसाइलेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। और क्या, लैक्टेज डिहाइड्रोजेनेज इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगर किसी को हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ऐसे क्या लीवर में क्या इन्फेक्शन हो गया, तो उसके डायग्नोसिस के लिए लैक्टेज डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अमाइलेज इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। ऐसे अगर किसी के पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए अमाइलेज यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उस वाली कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाइलेज बढ़ने लग जाता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, तो उसी को चेक किया जाता है कि प्लाज्मा के अंदर अमाइलेज ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, पैनक्रिएटाइटिस हो चुका है। ये जो टॉपिक था आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।